हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे अबाउट नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के दो थ्योरीज, एक तो है डिवाइन ओरिजिन और दूसरा सोसाइटल ओरिजिन। तो मैंने आप लोगों से कहा था, प्रॉमिस किया था कि इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज टू थ्योरीज इन डिटेल्स। नाट्यशास्त्र सबको पता है, भारतीय नृत्य परंपरा का, भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स परंपरा का सबसे पुराना ग्रंथ है। और इसमें हम लोग इससे हमें उस समय से चली आ रही नृत्य परंपरा के बारे में जितना पता चलता है, हमें ये भी पता चलता है कि आज भी भारतीय शास्त्रीय परंपराएं जो हैं वो इसी पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि ओरिजिन की जो थ्योरीज है नाट्य शास्त्र की, वो क्या कहती हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल्ड वे। तो दिस इज मी एंड एंड यू आर इन माय चैनल द अर्धन हार्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टडी। तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है व्हाट इज नाट्य शास्त्र स्ट्रक्चर। इसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है सो दैट यू कैन इजीली गो टू द फर्स्ट पार्ट एंड नो एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक गूगल क्लासरूम भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जैसे कि बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीना, तो वी विल ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग। जल्दी जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए और जो लोग न्यू हैं वो भी अच्छे से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां तक हमने फिनिश कर रखा है ऑलरेडी, लेटर कमेंट्रीज एंड मॉडर्न रेलेवेंस। नेक्स्ट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ द नाट्य शास्त्र। कहते हैं नाट्य शास्त्र का जो ओरिजिन हुआ था वो ऐसे जैसे हम लोग कोई बुक लिखते हैं थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर, ऐसे नहीं हुआ था। उसका जो ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा डिवाइन है। जो क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे सृष्टा, उनके निर्देशन से ही नाट्य शास्त्र की रचना हुई। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, एक समय ऐसा आया था जब समाज में मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही थी। आज भी यही कहानी है। ह्यूमन सोसाइटी जो है वो ग्रीड, जेलसी, लस्ट, एंगर से इतना ज्यादा प्रेरित हो गई थी कि अच्छाई जो है वो दुनिया से मिटने लगी। तो तब सारे देवताओं को ये टेंशन होने लगी कि इतने प्यार से जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है और जिसका पालन विष्णु जी कर रहे हैं, जिसके विनाश और न्यू बिगिनिंग की जिम्मेदारी शिव जी को दी गई है, तो उस प्यारे से प्लैनेट, हमारी प्यारी मदर अर्थ का क्या होगा। तब सारे देवताओं ने रिक्वेस्ट की ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग कि लोगों को जो वैल्यूज का ज्ञान है वो भी दिया जाए और वो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। तो इन दैट प्रोसेस सबके रिक्वेस्ट पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक फिफ्थ वेद बनाया जाए। वेद में तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, वर्सेस है, अच्छाई के बारे में बताया गया है, हाउ टू लीव अवर लाइफ वो बताया गया है और बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। मुझे तो लगता है कि आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वैदिक एरा में जब हम लोग नेचर से जो भी चीज ले रहे हैं, नेचर की उस एलिमेंट को हम थैंक्स बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हम सूर्य देवता को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी के सोर्स है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं।
हम पानी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो हमें जीने का जीने का तो सब कुछ पानी पर डिपेंडेंट है ही, है कि नहीं? एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हम लोग आकाश को थैंक्स बोल रहे हैं, हम लोग अग्नि को थैंक्स बोल रहे हैं, हर एक एलिमेंट को। बट फिर भी लोग धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट वेदों से कम होने लगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं जिसे हम पंचम वेद भी कह सकते हैं, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग जो 4 वेद हैं उनको मिक्स करके बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्पीच या पाठ्य जो है वो ऋग्वेद से ले ली। जेस्चर जो है, जेस्चर्स या अभिनय, वो लिया यजुर्वेद से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। म्यूजिक या गान, सामवेद से। सामगान जो है वो बहुत पॉपुलर है, वो सामवेद से ही कहते हैं कि गायन की शुरुआत हुई। इमोशंस या रस जो है ना, वो लिए अथर्ववेद से। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंडिंग की इन द फॉर्म ऑफ नाट्य और ड्रामा, और फिर उन्होंने इन एलिमेंट्स को दिया भरत मुनि को कि आप अपने हिसाब से नाट्यशास्त्र की रचना कीजिए, और अपने 100 चिल्ड्रन, उनके 100 पुत्र थे, तो अपने 100 पुत्रों और छात्रों को शिक्षा दें। फिर भरत मुनि ने उन चीजों को और ज्यादा एलाबोरेट किया ताकि सहजता से लोगों तक इस विद्या को पहुंचाया जाए और इसके माध्यम से नैतिकता को एस्टेब्लिश किया जाए, और इसी प्रोसेस में नाट्य शास्त्र का जन्म हुआ। देन डिवाइन एलिमेंट्स इन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र अपने आप में इसको एक डिवाइन बुक माना गया है, जिसे क्रिएट किया है हमारे क्रिएटर ब्रह्मा जी ने, एंड जिसे लिखा है, जिसकी रचना की है भरत मुनि ने। और इसमें जो डिवाइन एलिमेंट्स हैं वो है कि ब्रह्मा रोल एज क्रिएटर, ब्रह्मा जी का जो रोल है वो डिवाइन क्रिएटर का है। उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स कलेक्ट किए, उन्होंने सोचा पंचवेद की रचना हो। और जैसे कि ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, तो उन्हीं की इच्छा से हर चीज की सृष्टि होती है। तो इसी तरह से नाट्यवेद की सृष्टि भी होती है, नाट्य शास्त्र की सृष्टि भी होती है सृष्टा भगवान ब्रह्मा के इच्छा से। रस थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा, तो ये जो है ये भी डिवाइन है। कहते हैं कि रस जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइन एसेंस है, और ये सेंट्रल है टू नाट्य शास्त्र। देन रोल ऑफ गॉड्स इन परफॉर्मेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो देवी देवताएं हैं, स्पेशली जो देवता हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं नाट्य के शास्त्र में। जैसे शिव जी, वो खुद कॉस्मिक डांसर हैं। देवी सरस्वती, वो गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स हैं, बहुत बड़ी म्यूजिशियन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भगवान खुद इन्वॉल्व है परफॉर्मेंस में। हमारे तो भगवान कृष्ण भी हैं बांसुरी वाले। तो म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइन है हमारे लिए, और हो भी क्यों ना, बिकॉज वेन एवर वी आर फोकसिंग इन म्यूजिक, क्या हो रहा है कि अपना मन जो है, आप देखेंगे कि कभी मन अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, गाना सुनेंगे। तो उसमें जब आप म्यूजिकल बीट्स के साथ, म्यूजिकल ट्यून्स के साथ एकात्म हो जाते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहने लगती है जब आप डांस कर रहे हो। ऑल द डांसर्स, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ड्रामाटिस्ट एंड डांसर्स ही मेरे ये लेक्चर्स देख रहे हैं, जो आइदर अभी अभी डांसर्स बन चुके हैं या ऑन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ डांसर हैं, डांस टीचर हैं, या फिर डांस टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लर्न कर रहे हैं। तो उस सब लोग ये रिलेट करेंगे कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्ट ही कर रहे हैं या फिर कोई परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं, डांस ही कर रहे हैं, तो उस समय हमें आसपास क्या हो रहा है उसका उसका उतना ज्ञान नहीं हो पाता है, हम इतना अपने अंदर ही जुड़ जाते हैं। तो एक्चुअली वही है स्पिरिचुअलिटी, और इसीलिए इसका उसको डिवाइन माना गया है। अब है रिचुअल्स एंड परफॉर्मेंस। नाट्यशास्त्र जो है वो प्रेस्क्राइब्स रिचुअल्स टू बी परफॉर्म बिफोर एनी ड्रामेटिक एनेक्टमेंट। जैसे कि नटराज जो है
नटराज की पूजा के बाद शुरू होता है। आज भी ये परंपरा हम मानते हैं ना, लाइटिंग या लैम्प, दिया जला के प्रोग्राम्स की शुरुआत होती है, या तो भगवान नटराज के फोटो के सामने या फिर माता सरस्वती के फोटो के सामने। तो किसी ना किसी तरह से आज भी हम लोग उस परंपरा को इन मॉडर्न वे ही सही बट फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे जैसे कि मंच को, आज भी हम मंच में भी जब जाते हैं तो क्या करते हैं, मंच में पहले प्रणाम करते हैं, नमस्कार या भूमि प्रणाम के साथ शुरू करते हैं। देन जैसे कि वंदना से शुरुआत होती है परफॉर्मेंसेस की। और दिस इज नॉट अबाउट क्लासिकल, फोक में भी वंदना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती हैं। आप किसी भी कम्युनिटी का फोक म्यूजिक देख लें, मेजोरिटी जैसे कथा परंपरा में स्पेशली, तो उसमें भी देखेंगे कि पहले वंदना से शुरू होती है। तो दिस आर द पार्ट ऑफ नाट्य शास्त्र जो हमारे भारतीय परंपरा को व्यक्त करती है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह से रिचुअल्स के साथ परफॉर्मेंस की बिगिनिंग होगी, क्योंकि रिचुअल्स जो है वो खुद अपने आप में स्पिरिचुअल है। तो these are the divine elements in नाट्य शास्त्र। Symbolic significance of the divine origin theory। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स को डिफाइन करने के लिए भारतीय परंपरा में उसको सिंबलाइज किया गया है एज डिवाइन। तो ये जो है कि the narrative also highlights the social and religious integration of the arts in Indian culture। तो हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी बहुत ज्यादा हर एक एलिमेंट, जैसे मैंने कहा था कि वेदों में भी हमने देखा है, जो चीज हमें कोई भी चीज दे रहा है उसको हम थैंक्स कहते हैं, उसको हम डिवाइन मानते हैं। तो एग्जैक्टली परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मिंग आर्ट जो हमें अपने आप से जोड़ता है, अपने अंतर को ईश्वर से जोड़ता है, अपने अपने जो आप जिन पे बिलीव कर रहे हैं उनसे आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो इसीलिए इसको डिवाइन माना गया है। बाय डिपिक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एज ए गिफ्ट from God, the divine origin theory legitimates their place in both religious and secular contexts, making them accessible to all members of the society। इसमें कोई पर्टिकुलर देवी देवता को कनेक्ट किया बिना अपने आप से भी आप कनेक्ट करके उस डिवाइनिटी को फील कर सकते हो, या फिर अपने चॉइस के किसी देवी देवता के साथ रिलेट करके भी उस डिवाइनिटी को महसूस कर सकते हो। So furthermore, the connection between performing arts and the Vedas underscores the ancient belief that art and spirituality are deeply intertwined। Drama, dance, and music are presented not just as a secular or profane activities, but as sacred expressions। दुनिया में मेजोरिटी जगह पे क्या है कि डांस, ड्रामा, ये जो चीजें हैं ये मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है। बट इंडिया में अगर आप देखें कि इसका जो बेस है वो नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे स्वयं क्रिएटर से निकल के आ रहा है, क्रिएटर के मन से निकल के आ रहा है ये टेक्स्ट। तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि इमोशन एंड एस्थेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, एंड ये डिवाइन इमोशंस को मिरर करता है, दिखाता है। और अल्टीमेटली मॉरल एडुकेशन एंड एनलाइटमेंट इसका गोल है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सिंपली हम कह सकते हैं कि डिवाइन सिंबलिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी इज दैट ये हमें सत्य, नीति और न्याय के रास्ते पे चलने के लिए बोलता है। और ये खुद भी नॉट जैसे कि ओनली मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, ये वो रास्ता है जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। So this is the symbolic significance। The societal origin theory of Natya Shastra, art as a product of society, rituals and belief systems। तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के माध्यम से कि ये सोसाइटी, कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे नहीं, सृष्टा ने क्रिएट किया है, वो है डिवाइन ओरिजिन। जब सृष्टा ने सब कुछ बना के दिया तब हमारे समाज तक ये पहुंचा और हम लोग एनलाइटेंड हुए। बट सोसाइटल ओरिजिन थ्योरी क्या बोलती है? ठीक उल्टा। ये कहती है कि जब हमने रियलाइज किया कि हमारे समाज में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, दो कलेक्टिव सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उन सारी चीजों को ब्लेंड करके एक टेक्स्ट बनाया जाए जो लोगों को समझ में आए
जिसे लोग इजीली फॉलो कर पाए और जिससे अच्छाई व्यक्त होती है। तो उसमें देवताओं से इंसानों तक आया था ये। और यहाँ पे मनुष्य समाज ने अपने सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियन एंड कल्चरल लाइफ जो उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, उसके बेसिस के ऊपर ये टेक्स्ट की रचना की। तो ये है बेसिक थ्योरी। तो सोसाइटल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है आप देखें तो नाट्यशास्त्र कंपोज किया गया था 200 बीसी से 200 सी के बीचों बीच, मतलब ये बहुत लंबा गैप है। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट टाइमिंग निकालना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कहते हैं कि ये एक समय पे तो नहीं बना, अलग अलग समय पे सोसाइटल थ्योरी के हिसाब से अलग अलग समय जो जो चीजें चल रही थी अकॉर्डिंगली वो चीजें जुड़ती गई और फाइनल फॉर्मेट में हमारे पास आई। तो एंशियंट इंडियन सोसाइटी प्लेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन एक्सप्रेसिंग वैल्यूज एंड बिलीफ थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो नेचुरली evolved हुआ as a mean of reflecting, reinforcing and teaching societal norms and religious beliefs and cultural values. सोचिए एक बच्चे को जब आप सिखा रहे हैं कि ऐसे आपको लिखना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपको नींद से जागना है, तो आप ऐसे उसको डायरेक्टली लेक्चर दे दे के बोल रहे हैं तो उसको मजा नहीं आएगा। बट अगर आपको एक सिंपल सा राइम ले ले और उसको परफॉर्म करके दिखा दे, आज भी ये बच्चों के राइम्स राइम्स आर बेस्ड ऑन दैट ओनली, तो क्या होता है कि बच्चों के मन में जल्दी से ये इजीली बैठ जाता है कि ना। अलॉन्ग विद दैट ये जो स्टोरीज हमारे पास आई, हमारी धरोहर, हमारे इतिहास से, रामायण, महाभारत, डिफरेंट डिफरेंट फोक लोर एंड परफॉर्मेंसेस, इन सारी चीजों को जब एक इकट्ठा किया गया तो देखा गया कि ये सारी चीजें जब एड ऑन हुई, इनको एक्सप्रेस करने के लिए एक मैनुअल की जरूरत पड़ी एंड दैट बिकेम नाट्यशास्त्र। रिचुअलिस्टिक रूट्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट। तो बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडियन ड्रामा एंड डांस जो है वो रिचुअल के ऊपर बेस्ड था, बिकॉज भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ज्यादा प्राचीन इतिहास और स्टोरी टेलिंग, माइथोलॉजिकल इवेंट्स, इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो लोगों को समझाने के लिए भी हम लोग रामायण और महाभारत का हेल्प लेते हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास से प्रेरित है। तो अल्टीमेटली अगर आप आज के समय में भी देखेंगे, मैक्सिमम फोक डांसेस जो है वो रामायण महाभारत के कहानियों से प्रेरित मिलेगी या फिर कृष्ण कथा से प्रेरित मिलेगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? ये उन्हीं बिलीफ एंड फेस्टिवल्स एंड सेरेमोनीज एंड स्टोरीज से आई हैं। हमारा देश हमेशा ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। तो हमेशा देखेंगे आप हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़े हुए उत्सव, अनुष्ठान, म्यूजिक, डांसेस, ड्रामेटिक एनेक्टमेंट्स, तो ये सारी चीज क्या करते हैं, ये नेचर को ऑनर करते हैं और we बिलीव करते हैं जो डेटीज इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं वो उनको हैप्पी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिंबोलिज्म एंड रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस। रिचुअल्स आर हाईली सिंबॉलिक एंड मेनी ऑफ दिस सिंबल्स वर ट्रांसलेटेड टू द जेस्चर्स, मुद्रास, एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। भरत मुनि ने क्या किया है कि फेशियल एक्सप्रेशंस को कैटेगराइज कर दिए, बॉडी मूवमेंट्स को कैटेगराइज कर दिए, हैंड जेस्चर्स को कैटेगराइज कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटल थ्योरी अगर माने तो शायद ये हुआ होगा कि अलग अलग डांस फॉर्म्स के अलग अलग एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, इन सारी चीजों को उन्होंने कलेक्ट किया होगा और फिर इनका कैटेगराइजेशन किया होगा। Community participation and social cohesion. Performances were often communal, bringing people together to participate. और ड्रामा एंड डांस आर मीन ऑफ स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स। आज भी आप देखेंगे घर में कोई शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, बच्चे का जन्म हुआ है, खुशी है, दुख है, तो हर चीज में आप किसी ना किसी वे में परफॉर्मिंग आर्ट का प्रेजेंस देख पाएंगे, जहाँ पे ये सोशल जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। Then societal origin theory also suggests that drama and dance emerge not only as a form of ritual but also reflection of the social structure and community life.
जब हम देखते हैं कि मंच सज्जा कैसे हो रही है नाट्य शास्त्र में, ब्राह्मणों को यहाँ पे बिठाया जाएगा, क्षत्रिय ऐसे बैठेंगे, वैश्य यहाँ बैठेंगे, शूद्र यहाँ बैठेंगे, तो रॉयल कोर्ट से लेकर सिंपल विलेज बेस्ड जो पीपल हैं उन सबके लिए कैसे बिठाने की व्यवस्था है, कैसे क्या है, इन सारी चीजों को बहुत सुंदर तरीके से आप समझ सकते हैं उस टेक्स्ट की रीडिंग से। Then moral instruction. So drama served as a mean of moral instruction and social commentary reflecting the values and concerns of the time. So Natya Shastra outlines different types of plays, Rupakas, जो either based on historical events है, epics हैं like Ramayana Mahabharata. Those narratives were not just entertainment but the way to teach moral lessons. मैंने पहले ही कहा है भगवत गीता आज भी गाई जाती है, गायन होता है, महाभारतकार ने उसको गाया है, और ये जो है ये हम तक इस तरह से पहुंचा है कि ये हमारे मैनुअल ऑफ लाइफ है आज भी। तो इन दिस सेंस द नाट्य शास्त्र कैन बी सीन एज अ टूल ऑफ सोशल रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन। नाट्य के माध्यम से हमारे सामने बहुत सारी स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाता है, उसमें इमोशंस, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बट सही जो रास्ता होता है उस इमोशन को ड्रैग करने का, उसको बैलेंस करने का, उस चीज को भी दर्शाया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं रिचुअलिस्टिक यूज ऑफ इमोशन। एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, जब राम जी को वनवास का अ, पता चला कि उनको वनवास जाना है 14 साल के लिए, देन व्हाट कुड बी हिज एक्सप्रेशंस, है ना। ये भी हो सकता था कि वो बहुत एंग्री हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे अ, राजकुमारों ने अपनी सत्ता ना मिलने पे बहुत 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 कुछ गलत भी कर दिया, पर राम जी जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम का जो आइडियल है, ये उन्होंने कैसे स्थापित किया, उन्होंने अपने अंदर इमोशंस को बैलेंस किया, और उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है अभिनेता, डांसर, परफॉर्मर। जिस चीज को आप देखते हैं और उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। अब ऐसा सिचुएशन, एग्जैक्ट सिचुएशन तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, बट सिमिलरली जहाँ पे कहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन है, जो मेरा है वो मुझसे छीना जा रहा है, बट येट यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्डर, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द सिचुएशन, तब आपको वो जो एक्टर ने राम जी के चरित्र का चित्रण किया था मंच पे इमोशंस के जरिए, उस चीज को आप अपने साथ रिलेट कर पाएंगे, और तब आप बड़े से बड़ा त्याग भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, शांति से कर पाएंगे, इन बैलेंस विथ इमोशंस कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली इन द सेम वे रावण ने जो किया वो नहीं करना है। रावण अगर चाहता वो आके पूछ सकता था कि मेरी बहन का नाक क्यों काटा गया, उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकता था, बट उसने अपने इमोशन को गलत एंगल से मोड़ा। और वैसे भी उसका चरित्र ऐसा था ही, रावण पंडित ज्ञानी परम ज्ञानी व्यक्ति होके भी उसको सही मार्ग चुनना नहीं आया। तो ये क्या एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे हम रिचुअलिस्टिक यूज ऑफ इमोशंस कर रहे हैं, हमें पता है कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे अगर होता है, जो हमने देखा था वो हमें रिफ्लेक्ट होता है हमारे मन में। तो बदले की भावना शुरू करने से पहले सोचना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना वो जरूरी है। तो इस तरह से हम इमोशंस का यूज करके स्पिरिचुअल एंड सोशल फंक्शन को प्रॉपरली रन कर सकते हैं। Performances as offering. Many performances, particularly in temples, were viewed as offering to God. बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें बिना डांसिंग के, बिना
सिंगिंग के प्रार्थनाएं होती नहीं, आरती इज मैंडेटरी फॉर ऑल, along with that dancing also। कहते हैं कि these are sacred acts जो डिवाइन फोर्सेस को, मतलब भगवान को ऑनर करती है, भगवान ऑनर्ड फील करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स पे पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से भारतीय काव्यों में, शास्त्रों में, लोक साहित्य में, लौकिक जो देवी देवताओं की कहानी है उनमें नृत्य का कैसे योगदान होता है। तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज कि परफॉर्मेंस एज ऑफरिंग्स कैसे एज अ पार्ट ऑफ नाट्यशास्त्र हमारे सामने आती है। देन कोडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस इन नाट्यशास्त्र। मैंने पहले ही कहा था कि नाट्यशास्त्र जब हम सोसाइटल थ्योरी के अनुसार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग वेशभूषा, ट्रेडिशंस, उनके डांस फॉर्म, हर एक चीज को अच्छे से स्टडी करके बनाया गया है। एंड इसमें क्या किया गया है कि ये जो अलग अलग प्रैक्टिसेस है इन सबको पहले अलग अलग से जांचा गया, परखा गया, देन एक कैटेगराइजेशन किया किया गया इन ट्रेडिशंस का, इन प्रैक्टिसेस का, एंड उनको रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया। तो यही है कोडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस इन नाट्य शास्त्र। हमने देखा है कि अलग अलग वृत्ति, अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग दैट इज मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ अलग अलग चीजों को एक साथ मिला के मुद्रा ही कह लीजिए। मुद्रा ऑब्वियसली शुरुआत में एक साथ तो सारे मुद्रा डिजाइन नहीं किए गए होंगे, फॉर्म्स, तो ये सारी चीजें जो है वो कोडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ही है नाट्य शास्त्र में। तो कंक्लूजन, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी जो है उसके हिसाब से नाट्य शास्त्र जो है एक पावरफुल नैरेटिव है जो सेक्रीड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सप्लोर करता है। एंड इसमें इसे डांस, म्यूजिक, आर्ट को डिवाइन गिफ्ट माना जाता है। इसमें जो टेक्स्ट है वो भी रोल ऑफ आर्ट्स इन सोसाइटी को समझाती है। द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन जो है उसने एक लेगेसी रखी है, positioning the नाट्यशास्त्र as more than technical manual but a bridge between human and divine। डिवाइन का जो मैसेज था कि ह्यूमन बीइंग्स को कैसे चलना है, कैसे सही तरीके से जिंदगी बसर करनी है, उसके लिए नाट्यशास्त्र की रचना हुई है बाय ब्रह्मा जी एंड ऑथर्ड बाय भरत मुनि। इस चीज को आपको याद रखना है। हम लोग डिटेल में फिर नाट्यशास्त्र को भी पढ़ेंगे, अभिनय दर्पण को भी पढ़ेंगे, आपके साथ सारे सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो पीपीटीज हैं आप प्लीज से नोट डाउन कर लें, जो जो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि हमेशा पीडीएफ देना शुरू नहीं होता। अगर आपके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे, अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देन अपने पास भी वो एनर्जी आती है कि चलो आई कैन क्रिएट सम शॉर्ट नोट्स एंड प्रोवाइड देम। So be in touch. The theory that Natya Shastra is a product of society, its rituals and belief systems provide a comprehensive understanding of the text's origin and its role in shaping the performing arts। तो obviously मैंने जैसे ही आपको कहा कि सोसाइटल थ्योरी में क्या है कि अलग अलग सोसाइटी के रिचुअल्स, बिलीफ प्रैक्टिसेस, हर एक चीज को मिला के एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट डेवलप की गई और उससे एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का टेक्स्ट का फॉर्म दिया गया। तो बी बाय व्यूइंग ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक as intertwined with social structures, communal rituals and religious beliefs, the interpretation highlights how art forms evolved to serve both spiritual and secular purposes in ancient India। इसमें दोनों एंगल कवर किए गए हैं। एंड नाट्यशास्त्र ने क्या किया है कि इंश्योर किया कि वो आज के समय भी रेलिवेंट रहे, इसीलिए उसने बहुत बड़े बड़े कैटेगराइजेशन कर रखे हैं, अवंती, दाक्षिण्य, इस तरह के कैटेगराइजेशन, जहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि किस तरह से ये फॉर्म्स डेवलप्ड हुए। एंड
मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी आके उनका यूज आप कर सकते हो. So this is the idea. The art is a reflection of human experience shaped by the cultural, social, and religious context in which it emerges. Thank you. तो ये है बेसिक अबाउट नाट्य शास्त्र. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट उसके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और सीबीएसई एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स और सीयूएट एग्जाम, या फिर आप क्लास 10-12 के क्यों ना हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई एग्जाम. तो ये तो बेसिक चीजें हैं. जब जो अगर आप अपेयर कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स से किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए मैंडेटरी है ये सारी चीजें. तो प्लीज गो थ्रू द वीडियोस. मेरा लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट है, लेक्चर सीरीज, परफॉर्मिंग आर्ट लेक्चर सीरीज, उसमें जाएं. बहुत सारे वीडियोस हैं और भी वीडियोस आएंगे. एंड आई एम प्रिपेयरिंग ए पीपीटी where we will discuss about the previous year questions of UGC NET, जो बाकी एग्जाम्स वालों को भी कैटर करेगा. जो लोग विशारद, निपुण आदि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा. एंड आई प्रिसाइसली वांट टू से दैट जो बच्चे अलग अलग डांस बोर्ड के अंडर एग्जाम्स दे रहे हैं फॉर 5th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर एग्जाम, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये लेसन. सो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर्स. कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, कोई भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो. मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक भी दे रखा है. एंड यहाँ पे कमेंट पे तो आप लिख ही सकते हो. तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.